नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं सेवानिवृत्त मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ओ.एन. मौर्य जी। ओ.एन. मौर्य जी विगत 30 वर्षों से ज़्यादा से चिकित्सा क्षेत्र में हैं और बहुत सी बीमारियों का इलाज आपने किया है। अनेक चीज़ों में विशेषता है। किसी बीमारी की चर्चा करने की बजाय आज हम आयुर्वेद की विधा में रसायन शब्द पर डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर ओ.एन. मौर्य जी से। डॉक्टर साहब, आपका पारदर्शी विकास परिवार में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम एक कार्यक्रम चलाते हैं डॉक्टर आपके द्वार जी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करना, जी। जिससे कि वो बहुत सी बीमारियां जिसका वो स्वयं जागरूक रह के देखभाल कर सकते हैं। जी। ऐसी बीमारियों को यदि हम उन्हें कुछ जो जानकारियां देंगे दैनिक क्रियाओं के मध्य, तो वो उसके द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। जी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जी। तो डॉक्टर साहब, बीमारियों की चर्चा तो बहुत होती है, परंतु आपका जैसे विशेषज्ञता है रसायन एक टॉपिक है। जी। तो आज डॉक्टर साहब, ये रसायन वास्तव में आयुर्वेद में रसायन है क्या? रसायन को आयुर्वेद का अगर प्राण कहा जाए जी। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी। अष्टांग आयुर्वेद का प्रमुख हिस्सा है रसायन। जी। आयुर्वेद की पहचान रसायन और वाजीकरण से कहना चाहिए कि हुई है। और रसायन के बारे में मैं आपको आचार्य चरक का एक उदाहरण दे रहा हूं। जी। रसायनम च तजगेयम यद जरा व्याधि विनाशनम। अर्थात वे औषधियां जी। जो रोगी के बीमारी को दूर करके जी। और वृद्धत्व भाव को देर से आने दे, अर्थात जो लोगों में बुढ़ापा आ रहा है जी। उसको रोकने का प्रयास करें, लोगों के चेहरे पे कांति लाएं, आभा दें और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करें। उन औषधियों को रसायन कहते हैं। रसायन के बारे में आगे आपको हम बताएंगे। जी। आपको जो भी रसायन से संबंध में प्रश्न पूछने हैं जी, आप पूछिए, आगे बढ़ाइए अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये रसायन का बताया तो बहुत अच्छी बात बताई कि व्यक्ति अगर बूढ़ा ही नहीं होगा, इसका मतलब जो हम जिनका च्यवनप्राश हो या च्यवन ऋषि के विषय में चर्चा करते हैं कि कभी जी। बूढ़े नहीं हुए, जी। है ना, तो ये मुख्य तत्व हुआ रसायन। जी। तो रसायन, अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कोई विधि होती है सेवन करने की? जी। जी जी डॉक्टर साहब। रसायन सेवन जो है दो जी। प्रकार से कराया जाता है। जी। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि एक प्रथम विधि है कुटी प्रावेशिक, जिसको इंडोर मैनेजमेंट कहते हैं। जी। और दूसरा है वातातपिक, जिसको आउटडोर मैनेजमेंट कहते हैं। जी। तो जो इंडोर मैनेजमेंट है, जिसे हम कुटी प्रावेशिक कहते हैं, जी। इसके लिए रोगी को हॉस्पिटल में जी। एडमिट होना होता है जी। और लगभग 2 सप्ताह का समय उसको देना होता है। तो इस अस्पताल के जिस कक्ष में रोगी को रसायन सेवन कराया जाता है, जी। उसे रसायन कक्ष बोलते हैं। जी। रसायन कक्ष की बहुत सारी मर्यादाएं शास्त्रों में दी गई हैं जी। कि उसका स्थान कैसा होना चाहिए और रोगी को किस मुहूर्त में आना चाहिए और क्या क्या संयम करना चाहिए और उसके कौन कौन सी अपने खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था करनी है। इसका बहुत विशद वर्णन है।
तो आज के इस जो है व्यस्तता भरी जिंदगी में जो बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता। पहले हमारे देश में ग्रामीण जो वो आबादी थी वो ज्यादा थी जी। तो ज्यादातर लोग गांव में रहते थे जी। तो वो शोर शराबा से दूर होता था जी। तो वहां पे कुटी बनाई जाती थी जी। इसीलिए इसका नाम कुटी प्रावेशिक अच्छा विधि रखा गया। जी। कुटी का निर्माण भी बताया गया है कि कैसी कुटी होना चाहिए, उसका मुख्य द्वार किधर होना चाहिए, नक्षत्र में कैसा किस नक्षत्र में प्रवेश करना है, रोगी को जैसे संयम क्या करना है, यम नियम ब्रह्मचर्य, ये सारी बातें आप को करके तब आपको रसायन सेवन कराया जाएगा। जब आप इन सब को सभी अवस्थाओं से आप अपने को सत्य साबित कर लेंगे। तो अब वो सारी चीजें थोड़ा सा जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो गई लोगों की तो अब सीधे जो है इंडोर में एडमिट किया जाता है रोगी को और उसको रसायन का सेवन कराते हैं। दूसरा आउटडोर मैनेजमेंट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कुटी प्रावेशिक विधि के बारे में, जैसे ये रसायन का आपने बताया, दीर्घायु यानी किसी व्यक्ति को दीर्घायु रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हम रसायन का प्रयोग करके, रसायन विधि से इलाज करके, ये एक विधि है क्या है रसायन की? रसायन एक दवाइयाँ, रसायन की श्रेणी में कौन कौन सी दवाइयाँ आती है सर? रसायन औषधियों का एक समूह है जी। रसायन का मतलब होता है रस का आयन, आयन माने होता है घर जी। तो रस का आयन एक घर है ये जी। बहुत सारी औषधियां हैं, तमाम सारी काष्ठ औषधियां भी हो सकती हैं, रस औषधियां भी हो सकती हैं, अवलेय भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं और उनका एक समूह है जिसको हम रसायन कहते हैं। जो भी औषधियां रोग को नष्ट करती हैं और आयु को बढ़ाती हैं, उन सबको हम रसायन कहते हैं। आयुर्वेद में जो अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है, उसके अध्ययन की सुविधा के हिसाब से उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। काय चिकित्सा, बाल रोग, शल्य विभाग, शालाक्य, इसी तरह से आखिरी 7वां और 8वां रसायन और वाजीकरण है जी। तो रसायन एक ग्रुप है जिसमें तमाम सारी औषधियां आती हैं जो एक पर्टिकुलर कार्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे कुछ दवाइयों के नाम रसायन के, जैसे अमल की रसायन जी, नागबला रसायन, भल्लातक रसायन, शिलाजतु रसायन जी। इसके अलावा काम्य रसायन, सुश्रुत ने इसका उल्लेख किया है जी। और इस तरह से बहुत सारे रसायन हैं, बहुत सारे रसायन हैं, हरित की रसायन जी। तो इतना बड़ा रसायन का ग्रुप है कि आपको नाम मैं न तो पूरा गिना पाऊंगा और न मुझे नहीं, ठीक है जानकारी। जैसे कुछ ये रसायन का जहां तक समझ आया है कि रसायन के माध्यम से हम शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों से दूर रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं अगर इनका प्रयोग करते हैं। रसायन सेवन करने से पहले क्या हमें कुछ विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है या हमें क्या कैसे करना पड़ता है इसको? रसायन का प्रयोग सीधे व्यक्ति के नहीं करना चाहिए। अच्छा। रसायन का प्रयोग करने से पहले जी शरीर का शोधन करना आवश्यक होता है जी। और शोधन करने के लिए आयुर्वेद में आयुर्वेद की प्रचलित जो प्रक्रिया है जी, जिसमें स्नेहन, स्वेदन जी, उसके बाद बमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन, शिरोविरेचन, ये
पूर्व कर्म और पंचकर्म की प्रक्रिया से मरीज को गुजरनी होती है। इस तरह से जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो उसके बाद में कुछ औषधियां जो है स्नेहन स्वेदन के पश्चात मरीज को खाने के लिए दी जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से सैंधव, हरीतकी, आंवला, बछ, बायबिडन, सौंठ, पिपली, गुड़, ये सभी औषधियों को बराबर मात्रा में मिला करके उसका चूर्ण तैयार करते हैं और रोगी को सेवन के लिए देते हैं। इसके बाद में चूंकि पंचकर्म और ये पूर्व कर्म से शरीर का के दोषों का सब निवारण हो चुका होता है। अच्छा जी। रोगी अपने को हल्का महसूस करने लगता है जी। उस समय उसको हल्का भोजन दिया जाता है जी। पहले के जमाने में पेया एक तरह का लिक्विड डाइट होती थी जी। वो देते थे। उसमें जो है उसको एक क्रम बोला जाता है जिसको संसर्जन क्रम कहते हैं। इसमें मंड, पेया, बिलेपी, इस तरह से धीरे धीरे पहले मंड, फिर पेया, फिर बिलेपी पे ले जाते हैं मरीज को। तो आजकल उतना संभव नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को ज्यादातर मूंग की दाल की पतली खिचड़ी या उसे समझ रहे हैं, जौ को जी हाँ, जौ से बनाए गए कुछ खाद्य पदार्थ हैं या अर्ध तरल या तरल पदार्थों को देते हैं। जैसा उनको जरूरत हुई 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन देते हैं। इसके बाद ही फिर रसायन औषधियों का सेवन कराते हैं। तो जी हाँ, दूसरे शब्दों में कहें तो पहले रसायन का प्रयोग करने के पूर्व उसके शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और शुद्ध करने के पश्चात जिसमें खिचड़ी और इस तरह के जौ से बनी हुई चीजें दे करके उसके शरीर को हल्का करा करके तब हम रसायन का प्रयोग करते हैं। तभी रसायन का प्रयोग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और कि क्या ये जो आयुर्वेद रसायन है, इन रसायनों में कोई ऐसा कोई कि एक ही रसायन सब पर काम करे, सर्वश्रेष्ठ रसायन, कुछ ऐसा भी होता है? हाँ, देखिए वैसे तो सभी औषधियां लगभग जी मतलब इस धरा पे कोई भी ऐसी हर्बल ड्रग नहीं है जो औषध न हो जी। लेकिन दोषों के हिसाब से दोष, दूष्य, बल और ये सब का विचार करते हुए औषधियां निर्धारित की जाती हैं कि कौन सी किस रसायन का हमें प्रयोग करना है जी जी। तो आमतौर पे देखा जाए तो आयुर्वेद में हरीतकी और आंवला को श्रेष्ठ रसायन के रूप में माना गया। हरीतकी हरण को बोलते हैं जी, और आमलकी को आंवला कहते हैं जी। हरीतकी को बहुत श्रेष्ठ रसायन माना जाता है जी। हरीतकी के बारे में आचार्य चरक ने लिखा है जी, हरीतकी मनुष्याणाम मातुरेव हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी। इसका मतलब यह हुआ कि हरीतकी जो है मनुष्यों के लिए माता के समान हितकारी होती है जी जी। यहां तक इसके अतिरिक्त माता से भी बढ़ा दिया उन्होंने, आयुर्वेदाचार्यों ने। उन्होंने कहा कि माता तो कभी नाराज भी हो सकती है लेकिन अगर आपके पेट में हरीतकी पड़ी है तो वो कभी कुपित नहीं होती जी। ये हरीतकी की महिमा है जी, और ये आयुर्वेद की महिमा है। तो हरीतकी जो है वो दोनों कार्य करती है, एक तो रोगों को नष्ट करती है और दूसरे आयु भी प्रदान करती है, आयु को बढ़ाती है। आमलकी हरीतकी से थोड़ा सा कम महत्व रखता है क्योंकि आमलकी जो है रोगों को शांत करने में उतना सक्षम नहीं है जितना अच्छा रसायन है। तो हरीतकी और रसायन आमलकी को किसी भी रोगी को आप दे सकते हैं।
यानी आंवला और हर, हर, हाँ ये दो ऐसी चीजें हाँ हैं हाँ जिसे कोई भी रोगी हाँ हाँ इसको हाँ, ले सकता है कोई भी, और इसका उसे लाभ मिलेगा, यानी माता हाँ से भी ज्यादा श्रेष्ठ कहा हाँ गया है हर हाँ इतकी हाँ को। हाँ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और कि रसायन तो बात समझ में आई, लेकिन आयुर्वेद में एक रस भी होता है, लोग कहते हैं रस, हाँ, तो रस और रसायन इन दोनों में क्या कुछ अंतर है? रस अमूमन रस औषधियां होती हैं। जी तो रस औषधियों का निर्माण पारद और गंधक के सहयोग से होता है। जी तो इसमें इसका मुख्य घटक पारद और गंधक होता है। जी इसके अलावा और बहुत सारी काष्ठ औषधियां होती हैं जी या धातुएं होती हैं, जी रत्न होते हैं, जी ये सब होते हैं, उनके भस्म होते हैं। जी तो रस औषधियां रसायन हो सकती हैं, जी। लेकिन सारे रसायन रस औषधि नहीं हो सकते। अच्छा जी, हाँ यानी रस औषधियां हाँ रसायन हो सकती हैं, हाँ लेकिन सारे रसायन हाँ रस नहीं हो सकते हैं। हाँ हाँ जी 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 हाँ। जी, बहुत बहुत बढ़िया चीज है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें हम्म, तो रसायन एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकता है और दीर्घायु भी हाँ रह सकता है, जी, लेकिन उसके लिए उसे डॉक्टर्स के संरक्षण में अपना इलाज हाँ कराना हाँ सुनिश्चित करना हाँ चाहिए, हाँ, स्वतः है ना इलाज डॉक्टर साहब? संभव नहीं। जी 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 डॉक्टर साहब। तो अच्छा, और इसी की कड़ी में अगर हम बात करें हम्म, तो ये रसायन और रस के अलावा क्या आसो आसो जो बोलते हैं, आसो चूर्ण चूर्ण, क्या ये अलग होते हैं या रसायन में ही आते हैं? नहीं, ये सभी आयुर्वेद की औषधियां हैं जी जिनको हम अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं। जी अगर हमें लिक्विड के रूप में देना है, बटी के रूप में देना है, जी पाउडर के रूप में देना है, जी अवलेह के रूप में देना है, जी तो वो हम अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं। और उनके बनाने की प्रक्रिया से उनके गुण कर्म में थोड़ा अंतर आता है, जी लेकिन जो घटक द्रव्य होते हैं लगभग सब में एक जैसे होते हैं। जी 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 जैसे हम अतिसार में कुटज और विल्व का प्रयोग करते हैं, जी तो चाहे हम कुटज बिल्व का पानक बना लें, वादी बटी नाम रख दें या कुछ जी भी नाम रख दें, जी और चाहे कुटजादिष्ट कर दें, जी और चाहे उसका अवलेह बना लें, जी लेकिन जो मेन द्रव्य है वो बेल और बेल, कुटज ही होगा। बेल और कुटज जी। हाँ, उसका कोई अंतर नहीं होता। वो हम अपनी सुविधा के हिसाब से जी मरीज कैसा ले सकता है। और हाँ, ये है कि गुण धर्म में थोड़ा अंतर आता है। जी सभी के जैसे हम स्वरस पीते हैं, पिलाते हैं मरीज को, जी तो उसका अपना गुणधर्म होता है। जी चूर्ण देते हैं तो उसका अपना, उसके अलावा उसकी मात्रा भी बदल जाती है। जी सब स्वरस की मात्रा ज्यादा होगी, चूर्ण की भी ज्यादा होगी, रस औषधियों की कम होगी, आसव का अलग होगा। इसके अलावा उसका अनुपान और सहपान भी बदल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत गंभीर रोगी आते हैं, हाँ, गंभीर रोगी की बात करें तो जैसे किडनी और लीवर, हम्म, ये दो ऐसे रोग हैं जिनसे लोग बिल्कुल हार जाते हैं जीवन से, और ये बीमारियों से पश्चात वो अपने आप को बिल्कुल निराशावादी में चले जाते हैं। तो क्या ये रसायन उस पर कारगर होती है इन बीमारियों पर? रसायन सभी रोगों में काम करती है। जी रसायन किसी एक रोग की औषध नहीं होती है। जी रसायन तो सभी रोगों में जी रोगी की आवश्यकता के हिसाब से जी देते हैं। जैसे हम किसी मरीज को दवा लिखते हैं तो उसके साथ एक टॉनिक भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं जी अमूमन, जी कि उसका तो उसी तरह से रसायन भी है। जी। तो वो किसी भी बीमारी में दी जा सकती है। अच्छा अच्छा, जी जी हाँ जी।
रसायन को किसी भी बीमारी में दे सकते हैं और हाँ वो हाँ, उसका उसमें ये है कि रसायन का एक मैंने आपको अभी बताया जी कि एक आउटडोर ट्रीटमेंट होता है, जी एक इंडोर इंडोर ट्रीटमेंट होता है होता जी है। तो इंडोर ट्रीटमेंट जो होता है, जिसको वातातपिक विधि कहते हैं, जी ये रसायन की सर्वजन सुलभ सुविधा है। जी बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो आर्थिक कारणों से 2 हफ्ते का समय नहीं बिता सकते हॉस्पिटल में, जी या जिनके पास समय का अभाव है जी और वो रसायन सेवन की अभिलाषा रखते हैं, जी उनको हम लोग जो है आउट पेशेंट डोर में बुला करके जी रसायन का सेवन का विधि बता करके जी वहीं से विदा कर देते हैं जी और वो अपने घर पे रसायन का सेवन करते रहते हैं। जी तो जरूरी नहीं है कि मरीज को हम एडमिट ही करें। जी एडमिशन एक अच्छा तरीका है, जी लेकिन आयुर्वेद सबका ख्याल रखता है, जी इसलिए उन्होंने जो है इंडोर के अलावा आउटडोर आउटडोर सिस्टम को भी जी बताया विधान। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। प्रमुख रूप से अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि दो रसायन जो श्रेष्ठ रसायन है, एक है हरितकी और दूसरा है अमिलकी आंवला। तो इसका अगर नित्य प्रयोग व्यक्ति करता है तो भी वो अपने को बहुत से रोगों से बचा सकता है। जी हरितकी से वो अपने आप को हरितकी की तुलना डॉक्टर साहब ने बताई कि मां से भी श्रेष्ठ होती है। यदि किसी के पेट में हरितकी पड़ी हुई है जी। तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में रोग नहीं रुकेगा, यानी आएगा ही नहीं। हम्म। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इसके साहब। लिए जी इसके जी अतिरिक्त एक और रसायन का मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, जी जो आयुर्वेद का प्राण है। जी सारी दुनिया जिससे जो है आश्चर्यचकित है, जी उसका नाम है आचार रसायन। आचार्य रसायन। हाँ, जी आचार रसायन कोई औषध नहीं है। जी जो हम दैनिक जीवन में अपने आचरण करते हैं, जी उसको जो है चरक संहिता में आचार रसायन का नाम दिया। जी आजकल जैसे हमारे यहाँ सेमिनार होते हैं, जी वैसे ही प्राचीन काल में जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ होते थे उनका जी सेमिनार होता था। जी तो उस समय जब रसायन का प्रकरण चल रहा था, तो किसी आयुर्वेद के आचार्य ने जी प्रश्न किया कि इस सेमिनार में इतने सारे रसायन बताए गए जी और सभी लोग अपने अपने बताए हुए रसायन को सर्वश्रेष्ठ बताया, जी तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें सबसे अच्छा रसायन कौन है। जी तो जो उसके चेयरपर्सन थे, जी पुनर्वसु आत्रेय जी, जी जहां तक मुझे याद है, जी उन्होंने सभी का समाधान किया जी कि इन सब में सर्वश्रेष्ठ आचार रसायन है। जी 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 तो लोगों ने पूछा कि आचार रसायन के बारे में सर बताएं। जी तो कहें जो व्यक्ति, हम जो दिनचर्या करते हैं, जी जो हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जो हमारा नियम संयम, इंद्रिय निग्रह, लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को सीधे परिभाषित करती हैं। हमारी जो सकारात्मक सोच है, वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित करती है। और अगर हम यही करते रहे तो हमें किसी रसायन सेवन की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है। तो उन्होंने रसायन को सर्वश्रेष्ठ रसायन जो है आचार रसायन को कहा है। और आज के जमाने में हम आपसे यही कहेंगे जी कि आप इसको परिभाषित करो, जी आचार्य रसायन को। जी जो मानसिक बीमारियां हैं जी वो दूर दूर तक नहीं फटकेंगी जी और शरीर भी स्वस्थ होगा, जी इसमें कोई दो राय नहीं।
तो डॉक्टर साहब का कहना बहुत सही, बहुत अच्छा रहा कि व्यक्ति अगर अपने आचार और विचार शुद्ध रखे, नियम और संयम का ध्यान रखे, तो ये बीमारियां अपने आप ही नहीं आएंगी। और यदि इसके बाद भी कुछ समस्याएं होती हैं तो उसके लिए दो श्रेष्ठ रसायन हैं, अम्ल की रसायन और हरित की रसायन। इन दोनों का प्रयोग करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे पारदर्शी परिवार को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।